निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी। अकबर का न्याय, लगभग 10,000 शब्दों में। अकबर का न्याय, एक विस्तृत कथा। अध्याय 1, आगरा की शांत सुबह और एक किसान की व्यथा। हिंदुस्तान की सल्तनत के सबसे भव्य शहरों में से एक, आगरा की सुबह हमेशा की तरह ही रोशन और जीवंत थी। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर मुगल साम्राज्य की शान और शक्ति का प्रतीक था। सूरज की पहली किरणें भव्य आगरा के किले के संगमरमरी गुंबदों और मीनारों को सुनहरे रंग में नहला रही थीं। शहर की गलियों में चहल पहल शुरू हो गई थी। व्यापारी अपनी दुकानें खोल रहे थे और आम लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए निकल पड़े थे। इसी सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी प्रजा के लिए केवल एक शासक नहीं बल्कि एक पिता तुल्य संरक्षक थे। उनका दरबार दीवान-ए-आम, न्याय और निष्पक्षता का केंद्र माना जाता था, जहां किसी भी आम नागरिक को अपनी फरियाद सीधे बादशाह के सामने रखने का अधिकार था। उस दिन भी अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शासक का तेज और एक ज्ञानी की गंभीरता का अनूठा संगम था। उनके अगल-बगल उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, जिनमें सबसे प्रमुख और बादशाह के सबसे प्रिय थे बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और न्यायप्रियता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी उपस्थिति मात्र से अकबर को यह विश्वास रहता था कि कोई भी जटिल से जटिल समस्या सुलझाई जा सकती है। दरबार की कार्यवाही सामान्य रूप से चल रही थी। छोटे मोटे विवाद सुलझाए जा रहे थे, प्रांतीय सूबेदारों की रिपोर्टें पढ़ी जा रही थीं और साम्राज्य के विकास पर चर्चा हो रही थी। तभी दरबार के द्वार पर एक दीनहीन व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और चेहरे पर हफ्तों की थकान और निराशा की लकीरें खिंची हुई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और उम्मीद की एक क्षीण किरण थी। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा और उचित दूरी पर रुककर जमीन पर गिरकर शहंशाह को सजदा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अकबर ने अपनी गंभीर और स्नेहपूर्ण आवाज में पूछा, उठो भले आदमी, तुम कौन हो और किस पीड़ा ने तुम्हें हमारे दरबार तक आने पर विवश कर दिया है? डरो मत, यहां तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। उस व्यक्ति ने कांपते हुए हाथों से अपने आंसू पोंछे और बोला, आलमपनाह, मैं रामसेवक हूं। आगरा से कुछ कोस दूर एक छोटे से गांव का एक गरीब किसान। मेरी दुनिया लुट गई है जहांपना। मेरी पुरखों की जमीन मुझसे छीन ली गई है और मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बेइज्जत किया जा रहा है। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। पूरी बात विस्तार से बताओ रामसेवक, किसने तुम्हारे साथ यह अन्याय किया है? रामसेवक ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई का ऐसा संगम था कि पूरा दरबार खामोशी से उसे सुनने लगा। हुजूर, मेरे गांव में मेरे पास मेरे परदादा के समय की 5 बीघा जमीन है। वह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। उसी जमीन पर खेती करके मैं अपने परिवार का पेट पालता हूं। उसी गांव का एक अमीर और ताकतवर सेठ है, धनंजय सेठ। उसकी नजर बहुत समय से मेरी जमीन पर थी, क्योंकि वह मेरी जमीन से सटकर एक विशाल हवेली बना रहा है और मेरी जमीन उसकी हवेली के बगीचे के लिए सबसे उपयुक्त है। उसने मुझे कई बार ऊंचे दाम पर जमीन बेचने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। वह जमीन मेरे लिए मेरी मां समान है, मैं उसे कैसे बेच सकता था? मेरे इनकार से वह आगबबूला हो गया और उसने मुझे धमकी दी कि वह यह जमीन किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। रामसेवक की आवाज भर्रा गई। कुछ हफ्ते पहले सेठ धनंजय अपने आदमियों और कुछ स्थानीय अधिकारियों के साथ मेरी जमीन पर आया और कहने लगा कि यह जमीन अब उसकी है। उसने कुछ कागजात दिखाए जिन पर कथित तौर पर मेरे दादाजी के दस्तखत थे,
यह दर्शाते हुए कि उन्होंने यह जमीन सेठ के पिता को बेच दी थी। जहां पनाह वे कागजात सरासर झूठे हैं। मेरे दादाजी अनपढ़ थे, वे दस्तखत करना जानते ही नहीं थे, वे तो अंगूठा लगाते थे। मैंने विरोध किया तो मुझे और मेरे परिवार को मारा पीटा गया। जब मैंने कहा कि मैं इसकी शिकायत दरबार में करूंगा, तो उसने मुझे शांत करने के लिए एक और घिनौनी चाल चली। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मेरे घर में चोरी का कुछ कीमती सामान रखवा दिया और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। गांव की पंचायत, जो सेठ से डरती है या उसके पैसों पर बिक चुकी है, ने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। आलमपनाह, मैं लुट चुका हूं। मेरी इज्जत, मेरी जमीन, सब कुछ छीन लिया गया है। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। कहानी सुनकर अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एक अमीर व्यक्ति द्वारा एक गरीब पर ऐसा अत्याचार उनके न्यायप्रिय शासन पर एक धब्बे जैसा था। उन्होंने तुरंत धनंजय सेठ को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे, की आंखों में एक गहरी सोच थी। वह समझ गए थे कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। इसमें ताकत, छल और भ्रष्टाचार का एक गहरा जाल बुना हुआ था। अध्याय 2, सेठ धनंजय का पक्ष और उलझता हुआ मामला। अगले दिन दीवानयाम खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ फटेहाल और सहमा हुआ रामसेवक खड़ा था, तो दूसरी तरफ कीमती रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से लदा हुआ, आत्मविश्वास से भरपूर सेठ धनंजय। उसके चेहरे पर एरोगेंस, अहंकार साफ झलक रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि जीत उसी की होगी। अकबर ने गरजती हुई आवाज में पूछा, सेठ धनंजय, इस गरीब किसान ने तुम पर इसकी जमीन हड़पने और इसे झूठे इल्जाम में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। तुम्हारा क्या कहना है? सेठ धनंजय ने बड़ी विनम्रता का ढोंग करते हुए सिर झुकाया। जहां पनाह, यह किसान सरासर झूठ बोल रहा है। मैं तो खुद इसका शिकार हूं। यह जमीन मेरे पिताजी ने इसके दादाजी से 50 साल पहले खरीदी थी। हमारे पास इसके पूरे कानूनी दस्तावेज हैं। उसने अपने एक मुंशी को इशारा किया, जिसने आगे बढ़कर कुछ पुराने दिखने वाले कागजात अकबर के सामने पेश किए। कागजात पर मुगल सल्तनत की मुहरें थीं और नीचे दस्तखत भी थे। पहली नजर में वे बिल्कुल असली लग रहे थे। और जहां पनाह, सेठ ने आगे कहा, जब मैंने अपनी जमीन पर अपना अधिकार जताना चाहा, तो इस व्यक्ति ने बौखलाकर मेरे घर से चोरी की। मेरे कुछ वफादार नौकरों ने इसे रंगे हाथों पकड़ा। मैंने तो तरस खाकर इसे पंचायत के हवाले कर दिया था, पर यह भागकर यहां आपको गुमराह करने चला आया। सेठ ने अपने पक्ष में 2 गवाह भी पेश किए, जिन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने रामसेवक को सेठ के घर से सामान चुराते हुए देखा था। अब मामला पूरी तरह से उलझ चुका था। एक तरफ एक गरीब किसान के आंसू और उसकी सच्ची लगने वाली कहानी थी, दूसरी तरफ एक अमीर व्यापारी के ठोस लगने वाले सबूत और गवाह थे। दरबार के कई अमीर और मंत्री सेठ धनंजय के पक्ष में कानाफूसी करने लगे। वे सोच रहे थे कि इतना प्रतिष्ठित व्यापारी भला झूठ क्यों बोलेगा। अकबर एक दुविधा में पड़ गए। वह किसी निर्दोष को सजा नहीं देना चाहते थे, लेकिन बिना सबूत के किसी प्रतिष्ठित नागरिक को दोषी भी नहीं ठहरा सकते थे। उनकी नजरें अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल पर जाकर टिकीं। बीरबल, अकबर ने कहा, यह गुत्थी बहुत उलझ गई है। एक तरफ विश्वास है, दूसरी तरफ प्रमाण। सत्य और असत्य के इस धुंधलके में हमें रोशनी कौन दिखाएगा? बीरबल अपनी जगह से उठे और बादशाह को सलाम किया। आलमपनाह, सत्य सूरज की तरह होता है। उसे बादलों से कुछ देर के लिए ढका तो जा सकता है, लेकिन छिपाया नहीं जा सकता। मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए कुछ समय और कुछ अधिकार चाहिए।
तुम्हें पूरी इजाजत है, बीरबल, अकबर ने कहा। जाओ और दूध का दूध, पानी का पानी कर दो। इस दरबार से किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बीरबल ने रामसेवक और सेठ धनंजय दोनों को देखा। रामसेवक की आंखों में उम्मीद थी, जबकि धनंजय की आंखों में एक क्षण के लिए डर की एक हल्की सी झलक दिखी, जिसे उसने तुरंत अपने अहंकार के नकाब के पीछे छिपा लिया। बीरबल समझ गए कि उनकी जांच की दिशा सही है। अध्याय 3 बीरबल की गुप्त जांच। बीरबल ने मामले को सुलझाने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया। उन्होंने दरबार में बहस करने के बजाय खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन बीरबल ने एक साधारण व्यापारी का भेष बदला और अपने 2 सबसे भरोसेमंद जासूसों के साथ रामसेवक के गांव की ओर निकल पड़े। गांव पहुंचकर बीरबल ने सबसे पहले माहौल का जायजा लिया। उन्होंने एक सराय में ठिकाना बनाया और लोगों से घुलने मिलने लगे। उन्होंने बातों बातों में सेठ धनंजय और रामसेवक के बारे में पूछना शुरू किया। गांव के ज्यादातर लोग सेठ धनंजय के नाम से ही डरते थे। वे उसके बारे में कुछ भी कहने से कतरा रहे थे। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से कुछ बुजुर्गों और ईमानदार लोगों का विश्वास जीत लिया। एक बूढ़े किसान, जो रामसेवक का पड़ोसी था, ने धीरे से बताया, साहब, रामसेवक तो चींटी को भी नहीं मार सकता। वह बहुत ही भला और मेहनती इंसान है। यह जमीन उसके पुरखों की है, यह बात तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। सेठ धनंजय बड़ा लालची और कपटी आदमी है। उसने अपनी ताकत और पैसे के दम पर यह सब किया है। बीरबल ने पूछा, लेकिन पंचायत ने रामसेवक को दोषी क्यों ठहराया? बूढ़े किसान ने अफसोस से कहा, पंचायत के मुखिया को सेठ ने सोने की अशर्फियों से खरीद लिया है, साहब। और बाकी सदस्य सेठ के डर से मुंह नहीं खोलते। यह सुनकर बीरबल का शक यकीन में बदलने लगा। अब उन्हें ठोस सबूतों की जरूरत थी। उनकी जांच का अगला पड़ाव था वह जमीन जो विवाद का केंद्र थी। बीरबल भेष बदलकर उस जमीन पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जमीन के एक कोने में एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। वह पेड़ इतना पुराना लग रहा था कि मानो सदियों से वहीं खड़ा हो। बीरबल ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो लगभग 100 वर्ष के थे, से उस पेड़ के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने अपनी धुंधली यादों पर जोर डालते हुए कहा, बेटा, यह पेड़ तो मेरे दादाजी के भी पहले का है। मुझे याद है, मेरे बचपन में रामसेवक के परदादा ने इस पेड़ के नीचे एक पूजा रखी थी और कहा था कि यह पेड़ उनके परिवार की निशानी है। यह पेड़ उनकी जमीन की सीमा का प्रहरी है। यह बीरबल के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग था। जांच का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उन दस्तावेजों की पड़ताल करना। बीरबल जानते थे कि दस्तावेजों को झूठा साबित करना सबसे मुश्किल काम होगा। उन्होंने आगरा लौटकर शाही दस्तावेज खाने से 50 साल पुराने दस्तावेज निकलवाए। उन्होंने उस समय इस्तेमाल होने वाली स्याही, कागज और मुहरों का बारीकी से अध्ययन किया। फिर उन्होंने सेठ धनंजय द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की। घंटों की मेहनत के बाद बीरबल की पारखी नजरों ने वह पकड़ लिया जो कोई और नहीं देख सका था। स्याही दस्तावेज पर इस्तेमाल की गई स्याही, हालांकि पुरानी दिखाने की कोशिश की गई थी, पर उसमें एक ऐसा रासायनिक पदार्थ मिला था जिसका इस्तेमाल पिछले 10-15 सालों में ही शुरू हुआ था। कागज को पीला और पुराना दिखाने के लिए उसे चायपत्ती के पानी में डुबोया गया था, लेकिन उसकी बनावट उस दौर के कागजों से मेल नहीं खाती थी। मुहर, शाही मुहर की नकल बहुत सावधानी से की गई थी, लेकिन बीरबल ने देखा कि मुहर में शेर के चित्र की पूंछ की मोटाई असली मुहर से थोड़ी अलग थी। यह एक ऐसी बारीक गलती थी जिसे केवल बीरबल जैसा जौहरी ही परख सकता था। दस्तखत, सबसे बड़ी गड़बड़ी दस्तखत में थी।
रामसेवक ने कहा था कि उसके दादा अनपढ़ थे। बीरबल ने जब उस गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालवाए तो पाया कि रामसेवक के दादा ने हर सरकारी कागज पर अंगूठे का निशान लगाया था, कहीं भी दस्तखत नहीं किए थे। अब बीरबल के पास सेठ धनंजय के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त सबूत थे, लेकिन वह सिर्फ सबूत पेश नहीं करना चाहते थे, वह सेठ का अपराध पूरे दरबार के सामने सिद्ध करना चाहते थे ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। इसके लिए उन्होंने एक शानदार योजना बनाई। अध्याय 4 दरबार में अंतिम सुनवाई और बीरबल का चक्रव्यूह। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से कहा कि वह मामले का फैसला करने के लिए तैयार हैं। दीवान-ए-आम एक बार फिर से सज गया। माहौल में एक तनावपूर्ण शांति थी। रामसेवक उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था, जबकि सेठ धनंजय अपने वकीलों और गवाहों के साथ पूरी तरह से आश्वस्त खड़ा था। बीरबल ने कार्यवाही शुरू की। आलमपनाह, बीरबल ने कहा, यह मामला जमीन के एक टुकड़े का नहीं बल्कि सत्य और न्याय की आत्मा का है। मैंने दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों की गहराई से जांच की है। बीरबल सबसे पहले सेठ के गवाहों की ओर मुड़े, जिन्होंने रामसेवक पर चोरी का आरोप लगाया था। तुम दोनों ने कसम खाई है कि तुमने रामसेवक को सेठ जी के घर से चोरी करते देखा था। क्या तुम बता सकते हो कि उस समय रात का कौन सा पहर था? बीरबल ने पूछा। एक गवाह ने तुरंत कहा, जी, रात का दूसरा पहर था। दूसरे ने कहा, नहीं, चांद लगभग डूबने वाला था, तीसरा पहर शुरू हो चुका था। बीरबल मुस्कुराए। अच्छा, यह बताओ, रामसेवक ने क्या चुराया था? एक ने कहा, एक सोने की थाली। दूसरे ने कहा, एक चांदी का गुलदस्ता और कुछ मोहरें। उनके बयानों में विरोधाभास स्पष्ट था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने फिर सेठ धनंजय से पूछा, सेठ जी, आपके अनुसार यह जमीन आपके पिता ने 50 साल पहले खरीदी थी। आप उस जमीन को अच्छी तरह से जानते होंगे। बेशक, सेठ ने गर्व से कहा। उसका चप्पा चप्पा मुझे याद है। बहुत खूब, बीरबल ने कहा। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस जमीन की पश्चिमी सीमा पर जो विशाल बरगद का पेड़ है, उसकी क्या खासियत है? आपके परिवार ने उस जमीन को 50 साल तक अपने पास रखा, तो जरूर उस पेड़ से जुड़ी कोई याद होगी। यह एक ऐसा सवाल था जिसकी सेठ धनंजय को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह सकपका गया। उसने कभी उस पेड़ पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने अटकते हुए कहा, वह बस एक पुराना पेड़ है। और क्या? बीरबल रामसेवक की ओर मुड़े। रामसेवक, तुम बताओ। रामसेवक ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, वह पेड़ मेरे परदादा ने लगाया था। उसकी जड़ों के ठीक नीचे उन्होंने हमारे परिवार की पहली फसल के 7 दाने एक तांबे के लोटे में रखकर दबाए थे। उन्होंने कहा था कि जब तक यह पेड़ खड़ा है, हमारा परिवार इस जमीन पर फलता फूलता रहेगा। यह हमारे लिए एक मंदिर के समान है। रामसेवक की आवाज में इतनी सच्चाई और भावना थी कि अकबर भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। अब बीरबल ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। आलमपनाह, बीरबल ने कहा, मैंने कुछ कारीगरों को उस पेड़ के नीचे खुदाई करने भेजा था और वे यह लेकर आए हैं। एक सेवक आगे बढ़ा और उसने एक पुराना, मिट्टी में सना हुआ तांबे का लोटा बीरबल को दिया। बीरबल ने उसे खोला और उसमें से अनाज के कुछ दाने निकालकर दिखाए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सेठ धनंजय का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने उन दस्तावेजों को उठाया। और अब बात करते हैं इन जादुई दस्तावेजों की, बीरबल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उन्होंने एक एक करके स्याही,
कागज और मुहर की सारी गड़बड़ियां पूरे दरबार के सामने उजागर कर दी। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि रामसेवक के दादा अनपढ़ थे और दस्तखत कर ही नहीं सकते थे। जब सारे सबूत सेठ धनंजय के खिलाफ जा चुके थे तो वह समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वह बीरबल के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका था और अंत में बीरबल ने अपनी आवाज को गंभीर करते हुए कहा, मैंने उस मुंशी का भी पता लगा लिया है जिसने सेठ के कहने पर यह जाली दस्तावेज तैयार किए थे। बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया जो दरबार के कोने में खड़े एक घबराए हुए व्यक्ति को पकड़कर ले आया। वह वही मुंशी था। बीरबल की जांच और सबूतों को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने बादशाह के पैरों में गिरकर अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे सेठ धनंजय ने उसे लालच देकर यह सब करने पर मजबूर किया था और कैसे रामसेवक को फंसाने की पूरी साजिश रची थी। अध्याय 5 अकबर का न्याय और एक अमर मिसाल। सच्चाई अब सूरज की तरह साफ थी। सेठ धनंजय का झूठ और अहंकार तार-तार हो चुका था। वह थर-थर कांप रहा था और रहम की भीख मांग रहा था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे। उनका चेहरा क्रोध और निराशा से तमतमा रहा था। उनकी आवाज में बिजली की कड़क थी। धोखेबाज, कपटी, तूने न सिर्फ एक गरीब की जमीन हड़पने की कोशिश की बल्कि उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर सल्तनत के न्याय का भी मजाक उड़ाया। तूने अपनी दौलत और ताकत के घमंड में यह सोचा कि तू कानून और इंसानियत दोनों को खरीद सकता है। तेरे जैसे लोग इस महान साम्राज्य पर एक कलंक हैं। अकबर ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। हुक्म दिया जाता है कि सेठ धनंजय की आधी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए। बची हुई आधी संपत्ति में से एक बड़ा हिस्सा रामसेवक को उसके मानसिक और शारीरिक कष्ट के मुआवजे के तौर पर दिया जाए। इस सेठ धनंजय को, उसके झूठे गवाहों को और उस भ्रष्ट मुंशी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है ताकि वे अपने किए पर पछता सकें और भविष्य में कोई भी ऐसा घिनौना अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। रामसेवक को उसकी जमीन पूरे सम्मान के साथ वापस की जाती है। साथ ही शाही खजाने से उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाती हैं क्योंकि उसने अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके और सच्चाई के लिए लड़ता रहा। न्याय हो चुका था। रामसेवक की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने झुककर शहंशाह और बीरबल का शुक्रिया अदा किया। पूरा दरबार शहंशाह अकबर की जय और राजा बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। अकबर अपनी जगह पर बैठे और उन्होंने गर्व से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और विवेक की तलवार सोने और चांदी की तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक सल्तनत की असली ताकत उसकी सेना या खजाने में नहीं बल्कि उसके न्याय में होती है। जब तक तुम जैसे न्याय के प्रहरी मेरे साथ हैं, मुझे यकीन है कि मुगल सल्तनत का सूरज कभी नहीं डूबेगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। यह सब आपका प्रताप है जहांपना। मैं तो बस आपका एक सेवक हूं जो आपके दिखाए न्याय के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। यह कहानी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लोगों का अपने बादशाह और उनके न्यायतंत्र पर विश्वास और भी मजबूत हो गया। यह कथा इस बात का प्रतीक बन गई कि अकबर के राज में चाहे कोई कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है। और सच्चाई चाहे कितनी भी दबी कुचली क्यों न हो, एक दिन बीरबल जैसी बुद्धिमत्ता के स्पर्श से अवश्य ही सामने आती है। रामसेवक अपने गांव लौटा, जहां उसका एक नायक की तरह स्वागत हुआ। सेठ धनंजय की हवेली वीरान हो गई, जो इस बात की याद दिलाती रही कि अन्याय और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है।
और वह बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है जो अकबर के न्याय और बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी सुनाता है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर का न्याय कहानी का अगला भाग। अकबर का न्याय भाग 2 न्याय की परछाई। अध्याय 6 समृद्धि के वर्ष और ईर्ष्या के बीज। अकबर के न्याय के बाद रामसेवक का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वह अब एक दीनहीन किसान नहीं बल्कि एक सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति था। बादशाह द्वारा दिए गए मुआवजे और पुरस्कार से उसने न केवल अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाया बल्कि अपने गांव के कल्याण के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जमीन के पास एक गहरा और चौड़ा कुआं खुदवाया जिससे सूखे के समय में भी गांव के अन्य किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। उसने गांव में एक छोटी सी धर्मशाला भी बनवाई ताकि राहगीरों को रुकने की जगह मिल सके। रामसेवक की विनम्रता और परोपकार ने उसे गांव में और भी लोकप्रिय बना दिया। लोग अब उसे केवल एक किसान के रूप में नहीं बल्कि एक नेता और संरक्षक के रूप में देखते थे। उसका परिवार खुश था और उसकी जमीन सोने की तरह फसल दे रही थी। वह अक्सर उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर और शहंशाह अकबर को धन्यवाद देता था जिनकी वजह से उसे यह नया जीवन मिला था। लेकिन जहां समृद्धि की धूप होती है वहां ईर्ष्या की परछाई भी लंबी होती है। आगरा की जेल में बंद धनंजय सेठ का जीवन नरक बन गया था। उसकी दौलत, उसका सम्मान, सब कुछ छीन लिया गया था। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात का दर्द था कि उसकी हार का कारण एक साधारण किसान बना। जेल की सलाखों के पीछे उसका शरीर तो कमजोर हो रहा था लेकिन उसके दिल में बदले की आग और भी तेजी से धधक रही थी। उसका एक बेटा था, माधव। माधव अपने पिता की तरह ही धूर्त और अहंकारी था, लेकिन उसमें एक अतिरिक्त गुण था, धैर्य। उसने अपने पिता की जल्दबाजी और अहंकार से सबक सीखा था। वह जानता था कि सीधे सीधे रामसेवक या बीरबल को चुनौती देना मूर्खता होगी। उसे एक ऐसी चाल चलनी थी जो सांप को भी मार दे और लाठी भी न टूटे। अपने पिता की गिरफ्तारी के बाद माधव ने बची खुची संपत्ति को संभाला और चुपचाप सही समय का इंतजार करने लगा। उसने रामसेवक के गांव में अपने जासूस लगा दिए थे जो उसे हर छोटी बड़ी खबर देते थे। जब उसने रामसेवक की बढ़ती लोकप्रियता और सम्मान के बारे में सुना तो उसकी नसों में खून खौल उठा। उसने कसम खाई कि वह न केवल रामसेवक को बर्बाद करेगा बल्कि शहंशाह अकबर और बीरबल को भी यह महसूस कराएगा कि उन्होंने उसके पिता को सजा देकर गलती की थी। उसने एक ऐसी गहरी और कपटी योजना बनाई जो तर्क और सबूतों की पकड़ से परे हो। अध्याय 7 मीठे कुएं का कड़वा पानी। रामसेवक के बनवाए कुएं को लगभग 2 साल हो चुके थे। उसका पानी मीठा और निर्मल था और पूरा गांव उससे लाभान्वित हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक सुबह जब गांव की औरतें कुएं से पानी भरने गईं, तो उन्होंने पाया कि पानी का स्वाद अजीब तरह से कड़वा हो गया है। पानी दिखने में तो साफ था, लेकिन उसे पीना लगभग असंभव था। कुछ लोगों ने अनजाने में वह पानी पी लिया और वे बीमार पड़ गए। उन्हें पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते पूरे गांव में दहशत फैल गई। यह बात आग की तरह फैली, रामसेवक का कुआं श्रापित हो गया है। माधव के जासूसों ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने गांव वालों के बीच धीरे धीरे कानाफूसी करना शुरू कर दिया। एक ने एक बूढ़े से कहा, काका, यह सब उसी जमीन का दोष है। वह जमीन असल में सेठ जी की थी। रामसेवक ने धोखा देकर उसे हासिल किया है। धरती माता अपना अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने कुएं के पानी को विष में बदल दिया। दूसरे ने एक भीड़ में कहा, मैंने सुना है कि रामसेवक ने कुआं खुदवाते समय भूमि पूजन ठीक से नहीं करवाया था।
उसने अपनी नई दौलत के घमंड में देवताओं को नाराज कर दिया है। ये अफवाहें अंधविश्वास और डर की खाद पाकर तेजी से पनपने लगीं। जिन लोगों ने कल तक राम सेवक को अपना नायक माना था, वे अब उसे शक और भय की नजर से देखने लगे। लोग उसके घर के सामने से गुजरने से भी कतराने लगे। उसे श्रापित कहा जाने लगा। रामसेवक इस अप्रत्याशित संकट से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। उसने खुद कुएं का पानी चखा और उसकी कड़वाहट और दुर्गंध ने उसे भी हैरान कर दिया। वह लोगों को समझाने की कोशिश करता, भाइयों, यह कोई श्राप नहीं है। जरूर पानी में कुछ गिर गया होगा। हम इसे साफ कर लेंगे। लेकिन लोगों का विश्वास दिख चुका था। माधव की योजना काम कर रही थी। उसने लोगों के मन में तर्क के बजाय अंधविश्वास का बीज बोया था, जिसे उखाड़ना लगभग नामुमकिन था। मामला तब और बिगड़ गया जब गांव की पंचायत ने, जिसके कुछ सदस्यों को माधव ने गुप्त रूप से रिश्वत दी थी, एक बैठक बुलाई। पंचायत के मुखिया ने फैसला सुनाया, यह स्पष्ट है कि रामसेवक की वजह से गांव पर दैवीय प्रकोप आया है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता, कोई भी उस कुएं का इस्तेमाल नहीं करेगा और रामसेवक को गांव के सामाजिक कार्यों से बहिष्कृत किया जाता है। यह रामसेवक के लिए मौत से भी बदतर सजा थी। जिस गांव के लिए उसने सब कुछ किया, उसी गांव ने उसे अकेला छोड़ दिया। हताश और अपमानित होकर रामसेवक के पास एक ही रास्ता बचा था, एक बार फिर न्याय के लिए आगरा के दरबार का दरवाजा खटखटाना। अध्याय 8, एक अजीब फरियाद। जब रामसेवक दूसरी बार दीवान-ए-आम में पेश हुआ, तो अकबर और बीरबल दोनों उसे देखकर हैरान रह गए। इस बार उसके कपड़े फटे नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा गहरी पीड़ा और निराशा थी। रामसेवक, तुम यहाँ? क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत की? अकबर ने चिंता से पूछा। रामसेवक ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसका बनवाया कुआं रहस्यमयी तरीके से कड़वा हो गया और कैसे गांव वाले उसे ही इसका जिम्मेदार मानकर उसे बहिष्कृत कर चुके हैं। पूरी कहानी सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक अजीबोगरीब मामला था। इसमें कोई आरोपी नहीं था, कोई गवाह नहीं था। यह लड़ाई किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक श्राप और लोगों के विश्वास से थी। एक मंत्री ने कहा, आलमपनाह, यह तो आस्था और अंधविश्वास का मामला है। इसमें दरबार क्या कर सकता है? हो सकता है किसान ने सच में कोई गलती की हो। माधव की योजना की सफलता यही थी। उसने एक ऐसी समस्या खड़ी की थी, जिसे सल्तनत का कानून भी सुलझा नहीं सकता था। अकबर भी दुविधा में पड़ गए। वह श्राप और दैवीय प्रकोप जैसी बातों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वह अपनी प्रजा की आस्था को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। अगर गांव में अशांति फैलती है, तो यह उनके शासन के लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी नजरें एक बार फिर बीरबल पर जाकर रुकीं, जो गहरी सोच में डूबे हुए थे। बीरबल, अकबर ने कहा, यह मामला तलवार या कानून से नहीं सुलझ सकता। यह बुद्धि और विश्वास की लड़ाई है। क्या तुम्हारे तरकश में इस समस्या के लिए कोई तीर है? बीरबल मुस्कुराए। जहां तर्क काम न आए, वहां तर्क को एक नए रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। मुझे लगता है कि इस दैवीय प्रकोप के पीछे कोई मानवीय हाथ है। मुझे इस रहस्य की जड़ तक जाने के लिए एक बार फिर उस गांव में जाने की अनुमति दी जाए। अकबर ने तुरंत इजाजत दे दी। जाओ बीरबल, और इस अंधविश्वास के अंधेरे को अपनी बुद्धि के प्रकाश से दूर करो। रामसेवक का सम्मान उसे वापस मिलना ही चाहिए। अध्याय 9, बीरबल की वैज्ञानिक तहकीकात। इस बार बीरबल ने भेष बदलने के बजाय एक अलग युक्ति अपनाई।
वह शाही हकीमों और कुछ वैज्ञानिकों की एक छोटी टीम के साथ एक शाही निरीक्षक के रूप में गांव पहुंचे। उनका उद्देश्य लोगों के मन से अंधविश्वास को विज्ञान और तर्क से काटना था। गांव पहुंचकर बीरबल ने पंचायत और गांव वालों को इकट्ठा किया। शहंशाह अकबर ने मुझे यह पता लगाने भेजा है कि इस कुएं के पानी में ऐसा क्या है जो इसे कड़वा बना रहा है, बीरबल ने घोषणा की। हम किसी श्राप को नहीं बल्कि पानी को परखेंगे। सबसे पहले बीरबल ने शाही हकीम को कुएं से पानी का नमूना लेने को कहा। हकीम ने पानी को चखा, सूंघा और कुछ जड़ी बूटियों के साथ उसकी जांच की। कुछ देर बाद हकीम ने बताया, हुजूर, इस पानी में कोई स्थायी विष या श्राप नहीं है। इसमें नीम और इंद्रायण जैसी अत्यंत कड़वी वनस्पतियों का रस मिलाया गया है। यह रस कुछ दिनों में अपने आप असर खो देगा, लेकिन तब तक यह पानी पीने योग्य नहीं है। यह एक बड़ा खुलासा था। श्राप की कहानी अब कमजोर पड़ने लगी थी। बीरबल ने पूछा, क्या ये वनस्पतियां इस कुएं के आसपास उगती हैं? गांव वालों ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, नीम के पेड़ तो हैं, लेकिन इंद्रायण की बेल तो गांव के बाहर नदी के किनारे झाड़ियों में मिलती है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। इसका मतलब है कि कोई जानबूझकर इन वनस्पतियों का रस रात के अंधेरे में कुएं में मिला रहा है। अब गांव वालों के चेहरे पर डर की जगह हैरानी और शक के भाव आने लगे। बीरबल की जांच का अगला कदम था अपराधी को ढूंढना। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या पिछले कुछ हफ्तों में गांव में कोई अजनबी आया है या किसी का व्यवहार संदिग्ध लगा है? शुरू में तो सबने मना कर दिया, लेकिन फिर एक छोटे बच्चे ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले रात में 2 लोगों को नदी की तरफ से एक बोरी लेकर आते देखा था। वे हमारे गांव के नहीं थे। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। बीरबल ने अपने सिपाहियों को तुरंत नदी के किनारे की झाड़ियों की तलाशी लेने का आदेश दिया। तलाशी के दौरान उन्हें कुचली हुई इंद्रायण की बेलें और रस निकालने के निशान मिले। पास ही में उन्हें एक कपड़े का टुकड़ा मिला जो किसी अमीर व्यक्ति के अंगरखे का लग रहा था। बीरबल ने उस कपड़े के टुकड़े को अपने पास रख लिया। वह जानते थे कि यह पहेली अब सुलझने के करीब है। उन्हें शक था कि इस साजिश के तार आगरा से जुड़े हैं और इसका मुख्य सूत्रधार धनंजय सेठ का बेटा माधव ही हो सकता है। अध्याय 10 चक्रव्यूह का अंतिम चरण और न्याय की पुनर्स्थापना। बीरबल आगरा लौटे और सीधे अकबर के सामने पेश हुए। उन्होंने अपनी पूरी जांच का ब्यौरा दिया। अकबर यह सुनकर आगबबूला हो गए कि किसी ने उनके न्याय को इस तरह से चुनौती देने की हिम्मत की। उन्होंने तुरंत माधव को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। अगले दिन दीवान-ए-आम में माधव पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसे लगा कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एक श्राप को साजिश कैसे साबित किया जा सकता है? बीरबल ने कार्यवाही शुरू की। उन्होंने माधव से पूछा, माधव, तुम राम सेवक को जानते हो? हाँ जहांपनाह, माधव ने बड़ी मासूमियत से कहा। वह वही किसान है जिसकी वजह से मेरे पिता बेकसूर होते हुए भी जेल में हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता बेकसूर हैं? बीरबल ने पूछा। बिल्कुल। सल्तनत से न्याय में चूक हुई है। और देखिए, आज प्रकृति खुद इसका प्रमाण दे रही है। उस किसान के कुएं का पानी जहर बन गया है। यह ईश्वरीय न्याय है, माधव ने बड़ी चतुराई से कहा। बीरबल मुस्कुराए। ईश्वरीय न्याय नहीं माधव, मानवीय षड्यंत्र। हमारे हकीमों ने साबित कर दिया है कि पानी में इंद्रायण का रस मिलाया गया था। माधव का चेहरा थोड़ा पीला पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। कोई भी यह कर सकता है। इसका मुझसे क्या लेना देना? लेना देना है, बीरबल ने अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए कहा।
क्योंकि जिस रात गांव में अफवाहें सबसे ज्यादा फैलीं, उसी रात तुम आगरा में नहीं थे। हमारे जासूसों ने तुम्हें उसी गांव के पास एक सराय में देखा था। माधव की सांसें तेज हो गईं। बीरबल ने अपना अंतिम दांव चला। उन्होंने सिपाही को इशारा किया, जिसने उन दो लोगों को पेश किया जिन्हें बीरबल ने गांव से पकड़वाया था। ये वही लोग थे जिन्होंने अफवाहें फैलाई थीं और कुएं में रस मिलाया था। शाही दरबार का रौब और पकड़े जाने का डर उन पर हावी हो गया। उन्होंने कांपते हुए सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कबूल किया कि माधव ने ही उन्हें यह काम करने के लिए सोने की मोहरें दी थीं। अब माधव के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका सारा आत्मविश्वास ध्वस्त हो चुका था। तभी बीरबल ने वह कपड़े का टुकड़ा निकाला। और यह तुम्हारे ही कीमती अंगरखे का टुकड़ा है, माधव, जो हमें नदी के किनारे मिला था, जहां तुम इंद्रायण का रस निकाल रहे थे। यह देखते ही माधव जमीन पर गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। अकबर का क्रोध चरम पर था। चुप रहो, नीच प्राणी। तुम्हारे पिता ने धन के अहंकार में अपराध किया और तुमने बदले की आग में। तुमने न केवल एक निर्दोष को प्रताड़ित किया, बल्कि हमारी प्रजा के मन में अंधविश्वास का जहर घोलकर हमारे न्याय पर ही प्रश्नचिह्न लगाने का दुस्साहस किया। यह अपराध तुम्हारे पिता के अपराध से भी बड़ा है। अकबर ने अपना फैसला सुनाया। माधव को उसके पिता के साथ ही कारागार में डाल दिया जाए और उसकी बची खुची सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाए। इस संपत्ति का उपयोग पूरे साम्राज्य में ऐसे स्कूल और विज्ञान केंद्र खोलने में किया जाएगा, जहां लोगों को तर्क और विज्ञान की शिक्षा दी जा सके, ताकि भविष्य में कोई माधव जैसी हिम्मत न कर सके। रामसेवक को शाही संरक्षण प्रदान किया जाता है। उसके गांव के कुएं को तुरंत साफ करवाया जाए और पंचायत के उन सदस्यों को भी दंडित किया जाए जिन्होंने रिश्वत लेकर न्याय का साथ नहीं दिया। एक बार फिर दरबार न्याय के जयकारों से गूंज उठा। रामसेवक को न केवल उसका सम्मान वापस मिला, बल्कि उसका विश्वास और भी पक्का हो गया कि अकबर के राज में सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। उस शाम जब अकबर और बीरबल छत पर टहल रहे थे, अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक मामले को नहीं सुलझाया, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक दिया है। न्याय करना एक बात है और उस न्याय को ईर्ष्या और षड्यंत्रों से बचाए रखना दूसरी। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़े अंधेरे यानी अंधविश्वास के अंधेरे को भी बुद्धि के एक छोटे से दिए से हराया जा सकता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, सल्तनत सलामत रहे, जहांपना। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर उसकी मंजिल हमेशा न्याय ही होती है।